चलिए हम लोग नेशनल इनकम से रिलेटेड बेसिक्स टर्म्स को शॉर्ट में समझते हैं। कंसेप्ट्स रिलेटिंग टू नेशनल इनकम, इसमें सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। व्हाट इज कॉमन इन देम? बोथ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम इंक्लूड फैक्टर इनकम्स। दोनों में ही फैक्टर इनकम है, रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, वेजेज है। फिर डिफरेंट कैसे है? व्हाट इज द डिफरेंस? While domestic income is the sum total of factor incomes generated within the domestic territory of a country, किसी भी देश के पॉलिटिकल बाउंड्री, जैसे भारत, जो जहाँ जहाँ भारत है उस भारत के अंदर जो भी आर्थिक क्रियाकलाप हुआ उससे भारत के रहने वाले लोग, चाहे वो भारतीय हों या विदेशी हों, उनके द्वारा जो भी चीज़ कमाया गया उन सबको देश का डोमेस्टिक इनकम कहा जाएगा। लेकिन नेशनल इनकम क्या होगा? National income is the sum total of factor incomes generated by normal residents of a country within the domestic territory or in the rest of the world। मतलब जो भारत के नॉर्मल रेसिडेंट है, मतलब जो इंडियन सिटीजन है, एक तरह से जो स्थायी रूप से यहाँ के वासी हैं, लेकिन चाहे वो भारत के अंदर आर्थिक क्रियाकलाप करके पैसा कमाए, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सैलरी कमाए, या दुनिया के दूसरे देशों से पैसा कमा करके लाए, यानी सिर्फ इंडियन नेशनल्स के आमदनी को, चाहे वो देश की सीमाओं के अंदर हो या देश के सीमा के बाहर से पैसा कमा के लाए, उसको ही अगर जोड़ के देखते हैं देश का इनकम, तो नेशनल इनकम होता है। ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम या नेट डोमेस्टिक इनकम या ग्रॉस नेशनल इनकम या नेट नेशनल इनकम, इसमें फ़र्क क्या रहेगा? जब भी कोई चीज़ का ग्रॉस रहेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक या ग्रॉस नेशनल, उसमें डिप्रिसिएशन इंक्लूडेड रहेगा। डिप्रिसिएशन मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, और जब भी उसमें से डिप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल उस ग्रॉस में से माइनस कर देंगे, तब ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम के बदले में नेट डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा, ग्रॉस नेशनल इनकम के बदले में नेट नेशनल इनकम आ जाएगा। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, जनरली ग्रॉस वेरिएबल्स इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग आर इंक्लूसिव ऑफ डिप्रिसिएशन। देखिए वही बता रहा, लाइक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट विच इज द सम टोटल ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डिप्रिसिएशन। इन द सेम वे जो ग्रॉस या नेट रहेगा, सॉरी ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम या ग्रॉस नेशनल इनकम रहेगा, उसमें डिप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। लेकिन जब उससे नेट की तरफ जाएंगे, नेट नेशनल इनकम या नेट डोमेस्टिक इनकम, तो ऑब्वियसली ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, और उल्टा अगर नेट से ग्रॉस की तरफ जाएंगे तो नेट में डिप्रिसिएशन जोड़ देना पड़ेगा। मार्केट प्राइस एंड फैक्टर प्राइस या फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि बनाने के खर्चा के अलावा, एक्चुअली बनाने के खर्चा को फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, लेकिन उसमें अगर टैक्स प्लस सब्सिडी जोड़ दे, टैक्सेस जोड़ दे, सब्सिडी घटा दे, तो मार्केट प्राइस हो जाता है। और अगर मार्केट प्राइस में से अगर हमने टैक्सेस और सब्सिडी जोड़ा ही नहीं है तो फैक्टर कॉस्ट है। और नहीं, अगर सपोज कीजिए मार्केट प्राइस ऑलरेडी निकाल चुके हैं, टैक्सेस जोड़ चुके हैं, सब्सिडी घटा चुके हैं, तो फैक्टर कॉस्ट जानने के लिए टैक्सेस घटा देंगे, सब्सिडी जोड़ देंगे, यानी उल्टा काम करेंगे। तो ये डिफरेंट है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाना होगा तो टैक्सेस घटाओ, सब्सिडी जोड़ो। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना होगा, सॉरी फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाएंगे तो टैक्सेस जोड़ेंगे, सब्सिडी घटाएंगे। और अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ आएंगे तो टैक्सेस माइनस सब्सिडी प्लस। तो इस तरह से मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस का डिफरेंस है। वैल्यू एडिशन एंड इनकम जनरेशन। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कि हमारे यहाँ उसमें हमने उसका वैल्यू कैसे बढ़ाया, प्रोडक्शंस करके। चाहे प्रोडक्शंस का प्रोसेस, स्टोरिंग भी एक प्रोडक्शन हो गया, अगर हम अपने गोडाउन में उसको रखते हैं तो वो भी एक तरह का प्रोडक्शन ही हो गया। इन इकोनॉमिक्स वैल्यू एडिशन इज द सिनोनिम्स ऑफ प्रोडक्शन। इफ मिस्टर एक्स बाइज वुड ऑफ ₹500, कन्वर्ट्स इट इनटू अ चेयर विथ सेल एंड सेल्स इट फॉर ₹800, वो पहले 500 रुपये का सपोज कीजिए लकड़ी खरीदता है एक्स, और फिर उसको चेयर में बना के बेचता है 800 रुपये में। तो यानी उसके यहाँ 300 रुपये का वैल्यू एडिशन हुआ, क्योंकि 500 रुपये का सामान तो दूसरे से खरीदा, और जो दूसरे से खरीदा वो उसका इनपुट कॉस्ट हो गया, या रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गया, या इंटरमीडिएट कॉस्ट हो गया। तो वैल्यू एडिशन समझ में आ गया। वैल्यू एडिशन कौन करता है? कोई ना कोई प्रोड्यूसर्स करता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर्स हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, चाहे वो होलसेलर्स हो, चाहे वो रिटेलर्स हो। वैल्यू एडिशंस सिर्फ प्रोड्यूसर्स चेन में होते हैं। यहाँ लिखा है यस, वैल्यू एडेड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप।
अकॉर्डिंगली ऑल वैल्यू एडेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो भी वैल्यू एडिशन होता है उसका रिजल्ट सभी सेक्टर्स को जाता है, लैंड को जाता है, लेबरर्स को जाते हैं, कैपिटल प्रोवाइडर्स को जाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोप्राइटर्स को जाते हैं। जो लैंड प्रोवाइडर होते हैं उसको रेंट हायर चार्जेस एक्सेट्रा के रूप में दिया जाता है। जो लेबर प्रोवाइडर होते हैं उनको सैलरी वेजेस के रूप में दिया जाता है। जो कैपिटल प्रोवाइडर होता है उसको इंटरेस्ट डिविडेंड के रूप में दिया जाता है, और जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उसको प्रॉफिट के रूप में दिया जाता है। अकॉर्डिंगली ऑल वैल्यू एडेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज फैक्टर्स इनकम, यानी जहाँ कहीं वैल्यू एडिशन होता है तो जरूर उसमें जो खर्चा हुआ वो इनकम के रूप में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास गया। किस रूप में गया? रेंट के रूप में गया, वेजेस के रूप में गया, इंटरेस्ट के रूप में गया, प्रॉफिट के रूप में गया, एक्सेट्रा। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के कई सारे मेथड्स हैं। वैल्यू एडेड मेथड है, इसमें वैल्यू एडेड निकाल लेते हैं हर एक फर्म का। अभी ऊपर हम लोग देख रहे थे कि वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं, और उस वैल्यू एडेड को में अगर डिप्रिसिएशन जोड़ दे तो ग्रॉस वैल्यू एडेड हो जाता है। फिर उसमें टैक्सेस जोड़ दे, सब्सिडी घटा दे तो मार्केट प्राइस हो जाता है। फिर उसमें फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड प्लस माइनस कर दे तो फिर नेट नेशनल इनकम आ जाता है। इनकम मेथड में सिर्फ सबके इनकम को पकड़ते हैं, तो रेंट है, इंटरेस्ट है, सैलरी है, प्रॉफिट है, डिविडेंड है, ये सब प्लस मिक्स्ड इनकम है, इन सब को जोड़ के देश का नेशनल इनकम पता लग जाता है इनकम मेथड में। फिर आपका है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में आपको सभी सेक्टर्स के, जैसे हाउस होल्ड के सारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, प्रोड्यूसर्स के सारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट के सारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर सभी के इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर्स प्लस नेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट के डिफरेंस को जोड़ देते हैं तो जीडीपी निकल जाता है। जैसे जीडीपी निकल गया उसमें से डिप्रिसिएशन घटा दिए तो एनडीपी निकल गया। उसमें टैक्सेस एंड सब्सिडीज, टैक्सेस घटा दिए, सब्सिडी जोड़ दीजिए तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकल गया। फिर उसमें फीफा और फिटा का काम कर दीजिए तो आपका एनएनपीएफसी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यानी नेशनल इनकम पता चल गया। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं। फिर इधर आगे में दिया हुआ है रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। करेंट प्राइसेस में अगर जीडीपी को मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉमिनल जीडीपी होता है। हर साल के आउटपुट को उस साल के करंट प्राइस से मल्टीप्लाई करने से वो नॉमिनल जीडीपी, और एक बेस ईयर होता है, उस बेस ईयर के प्राइस से जब इस साल के आउटपुट को मल्टीप्लाई करते हैं तो रियल जीडीपी होता है। रियल जीडीपी एक अच्छा मेजर है देश के इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का। जीडीपी और वेलफेयर इंटर रिलेटेड है। ये तो श्योर है कि जीडीपी होगा तभी वेलफेयर होगा, लेकिन अच्छा जीडीपी वेलफेयर होगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपके देश में, जैसे अभी इंडिया में मेक इन इंडिया कंसेप्ट चल रहा है, या 91 के बाद प्रोडक्शंस ज़्यादा हुए देश में, प्राइवेट फर्म ज़्यादा बढ़े तो नौकरी तो बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ा, आउटपुट तो बढ़ा, लेकिन साथ साथ प्रदूषण, पॉल्यूशन एक्सेट्रा भी इकोनॉमी में बढ़ गया। लोगों को अपना जो डोमेस्टिक, जो जहाँ के रहने वाले थे उनको अपना लोकल नेटिव रेसिडेंस छोड़ना पड़ा। तो ऐसा बहुत सारे चीज़ हो गए। फिर कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जीडीपी अच्छा हो रहा, हथियार बनाने के कारण भी जीडीपी अच्छा हो सकता है। हथियार बना करके भी जीडीपी अच्छा हो सकता है। तो अगर हम ज़्यादा हथियार बनाएंगे, गोला बारूद बनाएंगे, मरने मारने का सामान बनाएंगे तो भी देश का जीडीपी अच्छा होगा, लेकिन इससे देश का वेलफेयर अच्छा नहीं होगा। तो हम पढ़ाई लिखाई में, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, हाइजीन पे, अवेयरनेस पे, लोगों के एंटरटेनमेंट पे, लोगों के डेमोक्रेटिक फ्रीडम पे, लोगों के फेथ फ्रीडम पे कितना ध्यान देते हैं, उन सब पे क्या खर्चा करते हैं, जिससे लोग मेंटली साइकोलॉजिकली भी फिट रहे, जिससे कि वो ढंग से आउटपुट में अपना कंट्रीब्यूशंस दे सके, उनका हेल्थ अच्छा रहे। इन सब बातों को भी ध्यान रखते हैं तो कहा जाता है कि हाँ, जीडीपी वेलफेयर में अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। थैंक यू।